हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा फ्यूज़न पर। आज हम बात करेंगे रबर्स के बारे में। जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल्स होता है वो रबर्स या कह सकते हो मेटल या ग्लास, उस मेटल और ग्लास के बारे में हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आज जो हम बात करेंगे रबर्स के बारे में बात करेंगे कि रबर्स जो होती है हमारी एज अ पैकेजिंग मटेरियल हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में कैसे हम यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रबर्स के बारे में। तो पॉइंट वाइज पॉइंट हम देखेंगे और कोशिश करेंगे इजी वे में हम इस को समझें। अपनी जो फार्मास्यूटिक्स है जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की, वो इजी लैंग्वेज में हम समझें। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारा रबर्स का, जो है रबर इज़ अ की मटेरियल। जैसे कि आप में लिखा हो, रबर इज़ अ की मटेरियल यूज एक्सटेंसिवली इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर पैकेजिंग ऑफ स्टेराइल या पेरेंटल कह सकते हो प्रिपरेशंस। जो रबर होती है वो हमारा एक की मटेरियल है, ठीक है, जो कि बेसिकली हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? पैकेजिंग के लिए। किसकी पैकेजिंग के लिए? कोई भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया या कह सकते हो कोई स्टेराइल प्रोडक्ट हो गया या पेरेंटल प्रोडक्ट हो गया, उसकी पैकेजिंग के लिए या उसकी प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा वो है फार्मास्यूटिकल स्टेराइल प्रिपरेशंस आर मेनली पैक्ड इन ग्लास कंटेनर्स इंक्लूडिंग इंजेक्शन वायल्स एंड प्रीफिल्ड सिरेंजेस वेयर क्लोजर्स नीड टू क्लोज द माउथ ऑफ दैट कंटेनर। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा या बहुत सारे जो कंटेनर्स वगैरह आते हैं, जो इंजेक्शन वाइल्स वगैरह आती हैं, उनके जो ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है या जो डॉट लगी रहती है वो किसकी होती है? वो रबर की होती है। जैसे इंजेक्शन वाइल ही देख लो आप, तो उसमें रबर की जो डॉट लगा रहता है, क्लियर है, वो भी किस में आता है? फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल में ही आता है। क्लियर? जो रबर होती है वो हम कंटेनर को क्लोज करने के लिए, उसका माउथ क्लोज करने के लिए हम उसे यूज करते हैं। किसको? रबर को। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल रबर यूज इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग एज फर्स्ट पॉलीमर। आप कह सकते हो कि जो एज अ फर्स्ट पॉलीमर जो यूज करते हैं हम फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में या करते थे, वो हम नेचुरल रबर को यूज करते थे। क्लियर है? नेचुरल रबर को हम फर्स्ट एज अ फर्स्ट पॉलीमर यूज करते थे। कहाँ पे? फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में। क्लियर? चलिए, अगर कहीं भी कोई दिक्कत है आपको तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आफ्टर दैट द सम प्रोसीड्स रबर वर यूज नेमली। कह सकते हो कि नेचुरल रबर के बाद जो नेचुरल एज अ फर्स्ट पॉलीमर हम यूज करते थे नेचुरल रबर को, तो उसके बाद हम कुछ हमारी और भी रबर्स थी उनको हम यूज़ करते हैं। जैसे कुछ हो गए ब्यूटाइल रबर हो गए, नाइट्राइल रबर हो गए, सिलिकॉन रबर्स वगैरह हो गए, और भी बहुत सारे हैं। क्लियर? तो वन बाय वन हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले ब्यूटाइल रबर। जो ब्यूटाइल रबर होती है वो उसके एडवांटेज क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, हम ब्यूटाइल रबर को क्यों यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले ब्यूटाइल रबर जो है उसके कुछ एडवांटेज हैं। तो पहला एडवांटेज है परमेबिलिटी टू वाटर वेपर। क्लियर? जो हमारा ब्यूटाइल रबर है उसका फर्स्ट एग्जांपल है परमेबिलिटी टू वाटर वेपर। इसमें हिंदी में परमेबिलिटी कहते हैं परागम्यता। क्लियर है? इसमें क्या होता है? जो जल वाष्प होता है, जो वाटर वेपर होता है, उसकी परागम्यता है। क्लियर? नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन इज वेरी लो। जो ब्यूटाइल रबर होती है हमारी उसमें वाटर जो एब्जॉर्प्शन होता है वेरी लो होता है, ठीक है, एब्जॉर्ब उसमें वाटर बहुत कम होता है। क्लियर? नेक्स्ट दे आर रिलेटिवली चीपर एज कंपेयर टू अदर सिंथेटिक रबर। जो ब्यूटाइल रबर होती है वो हमारी सस्ती होती है। जैसे मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पे, ब्यूटाइल रबर सस्ती होती है एज कंपेयर जो भी और जो सिंथेटिक रबर्स होती है उनकी तुलना में। क्लियर? डिसएडवांटेज क्या है इसका? स्लो डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन को हिंदी में कहते हैं विघटन, ठीक है, डिकम्पोज हो जाना, नष्ट हो जाना, ठीक है। इसका जो डिकम्पोजिशन है इस रबर का, ब्यूटाइल रबर का, वो स्लो होता है, ठीक है। इनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 130 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। क्लियर? दूसरा इसका डिसएडवांटेज है ऑयल एंड सॉल्वेंट
रेजिस्टेंस आर नॉट वेरी गुड। जो तेल और जो सॉल्वेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनमें जो क्या उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। क्लियर। ये नेक्स्ट हम नाइट्राइल रबर के बारे में बात करेंगे। जो नाइट्राइल रबर है उसके कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एडवांटेज देख लेते हैं। नाइट्राइल रबर के एडवांटेज क्या हैं? तो पहला एडवांटेज है हीट रेजिस्टेंस। जो नाइट्राइल रबर होती है वो हीट रेजिस्टेंस होती है, मतलब ताप सहन कर सकती है वो। क्लियर। दूसरा है गुड रिबॉन्ड। इसमें ये इसकी कह सकते हो एडवांटेज है नाइट्राइल रबर का कि गुड रिबॉन्ड है, इसे रिबॉन्ड कर सकते हो दोबारा से। क्लियर। तीसरा गुड वाटर रेजिस्टेंस। इस जो ये नाइट्राइल रबर होती है वो गुड वाटर रेजिस्टेंस होती है। क्लियर। डिसएडवांटेज हैं कुछ हमारे। डिसएडवांटेज पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरियोसाइड एंड लीचिंग ऑफ एक्सट्रैक्टिव्स आर कंसिडरेबल। क्लियर है। आप कह सकते हो बैक्टीरियोसाइड्स या इनका एब्जॉर्प्शन वगैरह हो सकता है इसमें। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस। जो नाइट्राइल रबर होती है इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया तो वो सहन कर जाएगी, ऐसा नहीं है। वो एक लिमिटेड हाई टेम्परेचर ही सहन कर सकती है, उससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकती है। कौन सी? नाइट्राइल रबर। क्लियर। थर्ड, ये किसमें कमजोर होती है? जैसे पुअर ओजोन, सनलाइट एंड वेदर रेजिस्टेंस में। ये जैसे ओजोन लेयर हो गई, जैसे मैंने आप गैसेस वो आती हैं, लेयर्स वगैरह आती हैं, रेडिएशन वगैरह आती हैं, या कह सकते हो सनलाइट, धूप वगैरह, या कोई वेदर हो गया जैसे चेंज होता रहा, ठंड गर्मी मौसम ऐसा, तो वो उसमें कमज़ोर होती हैं, वो ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। चलिए जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो नेक्स्ट हमारी कौन सी है? नेक्स्ट जो है वो है क्लोरोप्रीन रबर। क्लोरोप्रीन रबर, तो इसमें इसका एडवांटेज क्या है? ऑयल रेजिस्टेंस होती है ये। ठीक है। दूसरा हीट स्टेबिलिटी इज गुड। जो हीट स्टेबिलिटी होती है इसकी वो अच्छी होती है। और जो तीसरा पॉइंट क्या है? हैव डायनेमिक प्रॉपर्टीज एंड गुड फ्लेम रेजिस्टेंस। ठीक है। जो ये होती है इसकी क्या होती है? एक ये डायनेमिक प्रॉपर्टीज रखती है। ठीक है। और इसकी फ्लेम जो रेजिस्टेंस होती है वो भी अच्छी होती है। क्लियर है। आप कह सकते हो ताप स्थिरता इसकी अच्छी होती है। फ्लेम का मतलब होता है कोई ताप, ठीक है, वो अच्छी होती है। क्लियर। नेक्स्ट है दे आर ऑल्सो रेजिस्टेंस टू ओजोन। ठीक है। ओजोन से भी ये रेजिस्टेंस होती है। क्लियर। जो हमारी क्लोरोप्रीन रबर होती है। क्लियर। अब हम बात करेंगे सिलिकॉन रबर्स की। जो सिलिकॉन रबर्स होती हैं वो कैसी होती हैं? एडवांटेज हैं इसके। पहला हीट रेजिस्टेंस। क्लियर है। जो सिलिकॉन रबर होती है वो हीट रेजिस्टेंट होती है, ताप प्रतिरोधी होती है। हीट रेजिस्टेंट का मतलब ताप प्रतिरोधी हिंदी में। क्लियर। दूसरा एक्सट्रीमली लो एब्जॉर्प्शन। इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लो होता है। क्लियर। एंड परमेबिलिटी ऑफ वाटर। जो भी वाटर की परमेबिलिटी होती है या जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्सट्रीमली लो रहता है, कम होता है। क्लियर। इसका एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा है, कह सकते हो महंगे होते हैं। दे आर वेरी एक्सपेंसिव। कौन से? सिलिकॉन रबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो भी और भी रबर हो गई। ठीक है। उनके अपेक्षा में जो सिलिकॉन रबर्स होती है वो ज़्यादा महंगी होती है। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा चौथा जो है हमने मेटल के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हमने रबर बात कर ली थी, ग्लास बात कर लिया था, ग्लास क्या होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मेटल। हम आज ये यूनिट ख़त्म ही कर देंगे। ठीक है। तो पहला इसमें पॉइंट है मेटल्स में। मेटल्स आर नाउ वाइडली यूज मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। जो मेटल्स होते हैं वो हम कह सकते हो ज़्यादा यूज़ करते हैं किसमें? जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग होती है उसको मटेरियल्स को पैक करने के लिए हम बेसिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं मेटल्स को। क्लियर। आपने मार्केट में देखा होगा जो टिन के बॉक्सेस आते हैं, ठीक है, और बहुत सारे तरीके के बॉक्स आते हैं, उनमें हमारा फार्मास्यूटिकल मटेरियल भरा जाता है। ठीक है। जो भी हम सेल आउट करते हैं या जो भी इंडस्ट्रीज़ को भेजते हैं उनमें ज़्यादातर हम ये मेटल्स वगैरह को अभी यूज़ करा जाता है बॉक्स को, कंटेनर्स को बनाने के लिए। ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ मेटल कैन बी यूज टू मेक प्राइमरी पैकेज वेयर एल्यूमिनियम इज द मेटल ऑफ चॉइस। ठीक है। जो हमने अभी इससे पहले पढ़ रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पैकेजिंग के बारे में, तो आप यहाँ कंफ्यूजन ना हो
जो इसमें लिखा हुआ है प्राइमरी पैकेजिंग। क्लियर। नंबर ऑफ मेटल्स कैन बी यूज, कह सकते हो तरह तरह के मेटल्स को हम यूज करते हैं, किसके लिए, जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है उसके लिए। ठीक है। वेयर कौन से हो सकते हैं वहां पे, जैसे एल्युमिनियम हो सकता है, या कह सकते हो टिन हो सकता है, या स्टील हो सकता है। इट इज़ द मेटल ऑफ चॉइस, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेटल चॉइस करना है, या ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट पैक करना है। क्लियर है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एल्यूमिनियम मेड फॉइल्स आर एक्सट्रीमली यूज्ड मटेरियल फॉर ब्लिस्टर पैकेजिंग। जो आप यूज़ करते हो एल्युमिनियम फॉइल्स, ठीक है, एल्युमिनियम क्या होती है, फॉइल्स वगैरह जो आप कह सकते हो ब्लिस्टर पैकेजिंग वगैरह करते हो, उनके पीछे लगाते हो, आप यूज़ करते हो। ठीक है। आप कह सकते हो जो एल्युमिनियम है वो एक पसंदीदा चॉइस है, किसके लिए, फॉर ब्लिस्टर पैकेजिंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इन रिसेंट फार्मास्यूटिकल ट्रेंड्स एल्युमिनियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल लीडिंग मटेरियल टाइप। ठीक है। एल्युमिनियम एक कह सकते हो ज़्यादा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, जो लीडिंग मटेरियल टाइप प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए। क्लियर। नेक्स्ट, दैट एक्ट एज पोटेंशियल बैरियर फॉर मॉइस्चर एंड लाइट। जो हमारा एल्युमिनियम होता है या हमारा मेटल होता है, कुछ कह सकते हो, वो एक पोटेंशियल बैरियर काम करता है, एज अ पोटेंशियल बैरियर काम करता है, किसके, मॉइस्चर, किसी प्रोडक्ट में मॉइस्चर नहीं आने देता है, लाइट नहीं आने देता, कोई भी प्रोडक्ट हमारा लाइट से ख़राब हो जाता है या मॉइस्चर से ख़राब हो जाता है। क्लियर है। तो उससे ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, एज अ बैरियर काम करता है हमारा, जो भी एल्युमिनियम हो गया, या कह सकते हो कि हमारा टिन वगैरह हो गया, या कोई भी मेटल हो गया। क्लियर है। तो चलिए हम इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले एडवांटेज है पहला, दे आर लाइट इन वेट कंपेयर टू ग्लास कंटेनर। ठीक है। जो मेटल्स होते हैं वो एज कंपेयर जो ग्लास कंटेनर्स होते हैं उनकी अपेक्षा में जो मेटल कंटेनर होते हैं वो हल्के होते हैं। क्लियर। लाइट वेट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, लेबल्स कैन बी प्रिंटेड डायरेक्टली ऑन देयर सरफेस। जैसे एल्युमिनियम फॉइल वगैरह लगाते हैं आप, जो ब्लिस्टर पैकेजिंग आप यूज़ करते हो, ब्लिस्टर पैकेजिंग, तो उस पर डायरेक्टली आप इंक से डायरेक्टली लिख सकते हो। तो उन पे लेबल्स कैन बी प्रिंटेड डायरेक्टली ऑन देयर सरफेस, उनकी सरफेस पे आप डायरेक्टली कोई भी लेबल प्रिंट कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड है, मेटल्स आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर कंटेनर, दे मेटल्स कॉमनली यूज फॉर दिस पर्पज आर, जैसे कोई हमारे कौन कौन से हो गए, टिन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, और बहुत सारे और भी होते हैं मेटल्स। ठीक है। जो मेटल्स हम यूज़ करते हैं किसके लिए, कंटेनर्स को बनाने के लिए, वो कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं, टिन हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, स्टील हो सकता है। क्लियर है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इतना क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज पहला है, दे आर एक्सपेंसिव। ये जो मेटल्स वगैरह होते हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। क्लियर। दूसरा, मेटल्स कैन रस्ट सेवरली वीकनिंग द स्ट्रक्चर। क्लियर। तो इसमें जो मेटल्स होते हैं वो कुछ मेटल्स होते हैं उसमें रस्ट का मतलब होता है जंग, उसमें कुछ जंग वगैरह आ जाती है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो वीक हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये यूनिट हमारी जो थर्ड यूनिट थी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, वो हमारी क्लियर हो गई है। और इसके नोट्स मैं आपको एक बार पूरे यूनिट के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। और नेक्स्ट जो लेक्चर है वो नेक्स्ट चैप्टर 4th है, वो हम पढ़ेंगे उसमें। तो आप ये पूरा एक बार तैयार कर लीजिएगा।